आज हम सरकार के उस मंत्री और उस मंत्रालय की बात कर रहे हैं जिनका जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री अपने भाषणों में देते हैं। इस बार बजट के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी संसद में उनका जिक्र किया। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग, जहाजरानी, बंदरगाह मंत्री नितिन गडकरी जी की और उनके मंत्रालय की। जिस तरह से उन्होंने एक लंबे पिछले 2 साल में जो सफर तय किया है सड़कों का, बंदरगाहों को लेकर एक बड़ा बदलाव की जो वो बात कर रहे हैं, इन तमाम विषयों पर आइए उनसे चर्चा शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आगे का रोड मैप क्या है और 2 साल में क्या हासिल किया है उनके मंत्रालय ने। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन। नमस्कार नितिन जी, सबसे पहले मतलब जिस समय आप इस मंत्रालय की आपने बागडोर संभाली, उस समय 2 किलोमीटर की रफ्तार से सड़कें देश में बन रही थी। आप जब से आए हैं तब से एक नई रफ्तार मिली है। इस 2 साल को आप किस तरह से देखते हैं, कहां आप पहुंचे हैं उस रफ्तार को लेकर? अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे और मैं मुंबई में मंत्री था महाराष्ट्र में, तब उनने मुझे बुलाकर हिंदुस्तान के सब गांवों को जोड़ने के लिए योजना बनाने के लिए मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्धारण किया था और उस समय वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तैयार हुई थी। हमारे देश में 6.5 लाख गाँव हैं, उसमें से 1,60,000 गाँवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस योजना ने किया है और इसका श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। अटल बिहारी जी ने उसी समय राष्ट्रीय महामार्गों को 4 लेन में रूपांतरित करने की योजना तैयार की और वो योजना भी बनाते समय मुझे भी उसमें कुछ सहयोग करने का मौका मिला और आज मैं उसी विभाग का मंत्री हूँ। जब मैं मंत्री बना तब यूपीए सरकार में लगभग इतना धीरे धीरे गति कम हुई थी कि 2 किलोमीटर पर डे तक रोड आए थे। लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस के प्रॉब्लम, रेलवे ओवरब्रिजेस के प्रॉब्लम, यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रॉब्लम, लिटिगेशंस, तो कम से कम 403 प्रोजेक्ट्स थे रोड के, लगभग बन पड़े थे, जिसकी कीमत 3,85,000 करोड़ थी। बाद में हमारे कैबिनेट ने 21 डिसीजंस अलग अलग प्रकार के निर्णय किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे ऑफिस में मैंने लिखा हुआ है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का एक प्रसिद्ध वाक्य है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से देश की प्रॉस्पेरिटी आती है और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने इस साल 98,000 करोड़ रुपए, करीब 1 लाख करोड़ केवल रोड के लिए दिए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और हमारे नेशनल हाईवे को लेकर। और आज हम लोग, मैंने वैसे 30 किलोमीटर पर डे 2 साल में हम पूरा करेंगे ये टारगेट दिया था, 26 मई को 2 साल पूरे होंगे, पर आज हम 20 किलोमीटर पर डे पर हैं और मुझे लगता है कि 26 मई तक हम 25 किलोमीटर तक जाएंगे, तो 5 किलो कम होंगे शायद, पता नहीं अभी कितना होता है। फिर भी ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और मुझे ऐसा लगता है कि जो 385 करोड़ के प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें लगभग अब 20-21 प्रोजेक्ट है जो 20-25 हज़ार करोड़ के हैं, वो केवल अब थोड़े से अटके हुए, बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हुए। हमने बैंकों को लाखों करोड़ के एनपीए से बचाया और आज रोड सेक्टर दौड़ रहा है। मैंने 18,000 किलोमीटर काम ऑलरेडी अलॉट कर दिए 2 साल में और अब मुझे विश्वास है कि मैं 26 मई तक 20,000 किलोमीटर के काम 2 साल में हमारे पूरे हो जाएंगे और करीब 2 लाख करोड़ के हम रोड कॉन्ट्रैक्ट दे चुके होंगे। इससे रोजगार का निर्माण होगा। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारे देश में 52 लाख किलोमीटर टोटल रोड की लेंथ है, उसमें से 96,000 किलोमीटर केवल राष्ट्रीय महामार्ग है और हमारे देश का 40% ट्रैफिक, ये 2% रोड जो है 96,000 किलोमीटर इस पर चलता है। इसके कारण 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, करीब 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूटते हैं। हमने तय किया कि ये स्थिति हम बदलेंगे और इसलिए अभी हमने तय किया है कि 96,000 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग के बजाय हम 2 लाख किलोमीटर करेंगे और इसके कारण देश का 80% ट्रैफिक ये 4% रोड पर आएगा। नितिन जी, आप अपने टारगेट में लगातार बदलाव करते रहते हैं। शुरू में आपका टारगेट जब आपने मंत्रालय संभाला था 2 किलोमीटर से 17 था, फिर 20 से 25 हुआ और आप 30 के आगे का टारगेट आपने रखा है। इसी तरह से अभी जो आपने टारगेट्स गिनाए,
लेकिन जिस समय मंत्रालय संभाला तमाम योजना लागू होने की बात हुई। इस बार का जो बजट आवंटन आपको हुआ है वो 31% ज्यादा हाईवेज में भी हुआ है। इन तमाम परियोजनाओं को आगे ले जाने में भूमि अधिग्रहण बिल कितनी बड़ी रुकावट आपको बनता दिख रहा है? देखिए, भूमि अधिग्रहण में बिल रुकावट के बजाय पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट हुआ है। कभी कभी क्या होता है, परसेप्शन में कुछ चलता है पर ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। इस बिल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, और मैं उसका समर्थक हूँ, कि रूरल एरिया में अगर हम लैंड एक्वायर करते हैं तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, काला है, जिलाधिकारी है, कलेक्टर है, वो जो कीमत निकालेगा रूरल एरिया में आज के हिसाब से, उससे 4 गुना कॉम्पेंसेशन हम रूरल ग्रामीण क्षेत्र में देंगे, और शहरी क्षेत्र होगा तो दुगना देंगे। इसके कारण आज बाजार भाव की जो कीमतें उससे कई गुना ज़्यादा किसानों को पैसे तुरंत चेक से मिल रहे हैं, और इसके कारण बड़े प्रमाण पर किसान अब लैंड एक्विजिशन के लिए आगे आते हैं और दे रहे हैं। अब इस साल हमने कम से कम 16,000 करोड़ रुपए का लैंड एक्विजिशन किया है, तो ये अड़चन नहीं है। और मेरा विश्वास है कि लैंड रोड बनने के कारण आजू बाजू की लैंड जो बाकी है उसके रेट भी बढ़ जाता है और किसान को फ़ायदा भी होता है। तो आज ऐसी कोई स्थितियाँ नहीं है कि लैंड के लिए कोई प्रॉब्लम है। आप हमेशा वाटरवेज को आगे ले जाने की बात करते हैं और आपका ये कहना है कि लागत में कमी आएगी। किस तरह से आपको लगता है कि पिछले इतने सालों में इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ और इसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था ने भी भुगता? देखिए, ये हमारे देश में हमने इसको बहुत निगलेक्ट किया है। हमारे देश में 12 मेजर पोर्ट हैं, उसमें से 3 और नए पोर्ट का काम इसी साल हम शुरू करेंगे। कोलाचल तमिलनाडु में, सागर पोर्ट वेस्ट बंगाल में, और डहाणू वाधवान महाराष्ट्र में, और करीब और 5 पोर्ट है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देश में 20 पोर्ट करने का हमारा संकल्प है, 12 से 20 की संख्या होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने 111 नदियों को इनलैंड वाटरवेज में परिवर्तित कर दिया है। इसमें से 5 वाटरवेज पहले थे, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, बंकिंगहम कैनाल, महानदी और केरल का बैक वाटर। अब केवल आपको गंगा में तो हमने करीब 4,000 करोड़ के काम की योजना बनाई है, काम शुरू भी हुए हैं। वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज झारखंड 3 जगह मल्टी मोडल हब बना रहे हैं, यानी जहाँ राष्ट्रीय महामार्ग भी होगा, रेलवे भी होगी और जलमार्ग भी होगा। 5 जगह रो सर्विस है, जैसे एक जहाज़ में इधर 25-30 बसेस है, 100-150 कार है, वो बैठकर यहाँ से उधर जाएगी, वहाँ से इधर आएगी, तो वहाँ से फिर कार उतर जाएगी। ऊपर में 3 मंजिली जहाज़ रहेगा जहाँ लोग भी बैठ सकेंगे, तो इसको रो सर्विस कहते हैं। ये 5 जगह पर है। फिर इसके साथ साथ हम 40 वाटर पोर्ट बना रहे हैं, उसमें 20 जगह पर कॉन्क्रीट जेटी है और 20 जगह पर फ्लोटिंग जेटी है। इससे इकोनॉमी बदल जाएगी यूपी, बिहार, झारखंड की। नितिन जी, भारत में जिस तरह से योजनाओं पर काम हुआ है अभी तक की अगर बात करें, उसमें आपकी ये पूरी योजना काफ़ी महत्वाकांक्षी लगती है, और ये भी कहना है आपका कि ब्लू इकोनॉमी के जरिए 1 करोड़ रोजगार भी आने वाले 5 सालों में आप पैदा करेंगे। तो ये 2021 तक का एक तरह से कह सकते हैं ये रोड मैप क्या? ये मैंने तो अपने लिए जो रोड मैप था वो 10 साल का हमारे कंसल्टेंट और अध्ययन के लोगों ने दिया था। 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे हम लोग पोर्ट कनेक्ट करने वाले रोड बनाएंगे, एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे, फिर रेलवे बनाएंगे। हमने रेलवे कारपोरेशन का भी निर्माण किया है और करीब 1 लाख करोड़ के काम हमारी रेलवे कारपोरेशन करेगी। और ये इसमें पोर्ट का मैकेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये भी समझे 4 लाख करोड़ इसके लिए है। हम 5 साल में ये काम करने का हमने तय किया है। मैं 1 साल में ये सब काम शुरू करने के पीछे लगा हूँ। करीब 8 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है, ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बन रहे हैं, कोई पेट्रोलियम का है, कोई स्टील का है। तो ये जो क्लस्टर्स है, इसमें जो रोजगार निर्माण होगा, ये सब इसमें ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड की जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट ने अध्ययन करके बताया हुआ है कि 40 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब्स मिलेंगे और 60 लाख लोगों को इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेंगे। तो सागरमाला में 1 करोड़ जॉब्स मिलेंगे। अब उदाहरण के लिए आपको ये गरीब लोगों को कैसे फ़ायदा होगा। अभी हमारे यहाँ जो फिशरमैन हैं वो 12 नॉटिकल माइल समुद्र में जाकर ही उनको मच्छीमारी करनी है, तो 12 नॉटिकल माइल तक की जो परमिशन हमारी स्टेट गवर्नमेंट देते हैं। 12 नॉटिकल माइल के आगे जाना है तो हम देते हैं, पर बेचारे जा नहीं सकते क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनकी बोटें जा नहीं सकती। अब हमने ऐसा तय किया है कि 10 लाख फिशरमैन है हमारे देश में। 7,500 किलोमीटर का सी फ्रंट है, 13 राज्य हैं
और 78 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें 10 लाख फिशरमैन हैं। हमने योजनाएं बनाई कि ये फिशरमैन जो प्रत्यक्ष काम करते हैं, समझो 25 फिशरमैन इकट्ठा है, उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये एक एक से करके 5 लाख इकट्ठा किए, तो 5 लाख उनके 15 लाख रुपए उनको सब्सिडी देंगे और 1 करोड़ का लोन देंगे बैंक से मुद्रा योजना में। वो ट्रॉलर खरीदी करेंगे और वो 12 नॉटिकल माइल के आगे जाएंगे तो वहाँ बहुत फिश ही फिश है। यहाँ के फिश ख़त्म हो गए, तो फिश का उत्पादन 5 गुना 6 गुना बढ़ेगा। तो उसके कारण उनको भी रोज़गार मिलेगा, फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फिश पैकेजिंग इंडस्ट्री, फिश का एक्सपोर्ट, तो कोस्टल एरिया का चित्र बदल जाएगा। फिर जो हमारे यहाँ जो गांव है समुद्र तट पर नदियों के, वैसे 2000 वाटर पोर्ट्स बनेंगे। अब ये हर नदी में जैसे आप रेलवे स्टेशन बनते हैं ना, छोटे बड़े स्टेशन, वैसे ये वाटर पोर्ट है। तो यहाँ से लड़के जो इनके लिए स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग होगा, उस गांव में डेवलपमेंट होगी, गांव में छोटी सी इंडस्ट्री आएंगी, गोडाउन्स आएंगे, तो इसके कारण धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी बदल जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश का आम है तो वो अगर वाराणसी में आया तो वहाँ से पूरा आम डायरेक्ट बांग्लादेश एक्सपोर्ट होगा, तो उसको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं। उससे क्या होगा कि कॉस्ट कम होगी। हमारे देश में सबसे बड़ी इंडस्ट्री के सामने हमारे निर्यात के समय सबसे बड़ी समस्या है लॉजिस्टिक कॉस्ट की। नितिन जी, लॉजिस्टिक कॉस्ट पे भी बात करेंगे और जानेंगे नितिन जी से कि किस तरह से जो लागत पे जो खर्च होता है और उसके बाद बनने के बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च होता है उसका आधा करने की बात लगातार नितिन गडकरी जी करते रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बात करते हैं नितिन गडकरी जी से। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से। केंद्र सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस उपलक्ष्य पर हम बात कर रहे हैं कि क्या आगे का एजेंडा, आगे का रोड मैप क्या है इनके मंत्रालय का। जैसा कि हम बात कर रहे थे वाटरवेज को लेकर, तो अगर वाटरवेज को जिस तरह से आप बढ़ावा दे रहे हैं उससे क्या असर आने वाले वक्त में दिखाई देगा? देखिए, अगर आप दुनिया की तरफ अगर देखेंगे तो चाइना में 47% माल और प्रवासी वाहतुक पानी पर है। कोरिया और जापान में 43-44% है। यूरोपियन देश है, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, यहाँ 40% से ज़्यादा पानी पर है। अगर आप इन देशों में जाओगे तो नदियों के बाजू में इंडस्ट्री होती है और वहाँ से कंटेनर बार्ज में डाल के फिर पोर्ट में जाता है। हमारे देश में ये न होने के कारण हम लुधियाना में कुछ बनाएंगे और JNPT जाकर फिर ट्रांसपोर्ट करके फिर एक्सपोर्ट करेंगे, तो कॉस्ट बढ़ती है। तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% है और चाइना की 8% है। अब हम ये पानी पर जब जाएंगे तो इसमें समझ लीजिए कि अगर रोड पर जाएंगे तो 1.5 रुपये खर्चा आता है, रेलवे से जाएंगे तो 1 रुपया खर्चा आता है और पानी से जाएंगे तो 20 पैसे खर्चा आता है। अभी दिल्ली से, मुंबई से लंदन माल भेजना आसान है और सस्ता है। मुंबई से दुबई भेजना पानी पर आसान है, सस्ता है, पर मुंबई से दिल्ली भेजना महंगा है और कठिन है।
तो आप इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, हाँ, अभी मैं बांग्लादेश के मंत्री आए थे। अब बांग्लादेश और हमारे बीच में 6000 मिलियन टन का व्यापार होता है। तो मैंने और उनके बैठ के तय किया कि क्यों नहीं हम पानी पर ले जाएं। अब केवल 5% है जो पानी पे है, 95% रोड का है। तो अभी हम ढाका में और कलकत्ता में जो स्टेक होल्डर्स है जो बेचते हैं माल, उनकी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको फैसिलिटी देंगे ताकि ये पानी से जाएगा। दूसरी बात समझ लीजिए, ट्रक में डीजल जाता है, डीजल हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पोल्यूशन फ्री एंड कॉस्ट इफेक्टिव वाटर ट्रांसपोर्ट है। प्रदूषण भी कम होगा, इंपोर्ट भी बचेगा और सस्ता भी होगा। लेकिन कब तक हम इस पर मतलब शिफ्ट हो जाएंगे, कब तक ये ट्रांसफर हो जाएगा आपकी मेरे सरकार अंदाज में? से 3-4 साल में इसके परिणाम दिखना चाहिए। अभी वाराणसी टू हल्दिया हमने 4000 करोड़ के काम प्लान किए हैं, काफ़ी काम शुरू हो गए। 3 लैंड एक्विजिशन हो गई, काम शुरू हो गया। फराक्का के गेट का काम शुरू कर दिया हमने, छोटे छोटे वाटर पोर्ट का काम शुरू कर दिया है, और हम लोग ड्राफ्ट बनाने के लिए भी अब काम शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अब ये महानदी कोलफील्ड, यहाँ ये जो पारादीप से तालचेर हम 9000 करोड़ खर्चा करके रेलवे लाइन बना रहे हैं। अब ये रेलवे लाइन बनाकर जो कोल प्रोडक्शन है अभी उनका 60 मिलियन टन है। अब ये रेलवे लाइन बनाने के बाद ये ऑलरेडी उन्होंने एक प्लान किया 300 मिलियन टन। तो वो पूरा कोयला जहाज में पारादीप से, रेलवे से पारादीप से, तालचेर से पारादीप आएगा, और पारादीप से गुजरात और महाराष्ट्र के पावर प्रोजेक्ट को कोयला अगर आएगा शिप से तो ₹1 यूनिट पावर सस्ती होगी। एक प्रोजेक्ट देश के 10,000 करोड़ साल में बचाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसमें कितनी बड़ी ताकत है। वैसे केरल के बैकवाटर में अभी कुछ शुरू हुआ है काम। फिर बंकिंघम कैनाल का जोड़ने का काम अभी हम टेंडर 3 महीने में काम शुरू करेंगे। हमने 48 रिवर्स जो है जलमार्ग है उसके डीपीआर बनाने के लिए दिए हैं। 16 के डीपीआर पूरे हुए हैं, और मैं 3 महीने के अंदर यमुना में ये जो हरियाणा का पाला करके, जो पाला से वजीराबाद, ये वाटर सर्विस हम लोग चालू कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर यमुना को पूरा करके अगर ताजमहल देखने के लिए किसी को जाना है तो वो पानी पे जाएगा, ये मेरा सपना है। नितिन जी, आम राय जो जनता की होती है कि योजनाओं की बात करती है सरकार और हम उन योजनाओं को सुनते हैं, लेकिन यकीन उतना नहीं होता पूरी होगी कि नहीं होगी। लेकिन आपके लिए एक बात कही जाती है कि कथनी और करनी में फर्क नहीं है। जो आप कहते हैं वो लोगों को दिखता भी है। ये आप कह रहे हैं कि अगले 3-4 साल में दिखाई देगा। क्या वजह रही कि इतने सालों में इन क्षेत्रों पर काम नहीं हुआ? देखिए, इसका तो अगर इतनी अपार संभावनाएं थी और जिसका असर बहुत ज्यादा पड़ रहा था, इसके बारे में अध्ययन करके बोलना चाहिए, क्योंकि मैं किसी के प्रति नेगेटिव नहीं बोलना चाहता। पर एक बात का मुझे दुख और दर्द है कि वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारे देश में इतनी ताकत है, शक्ति है, इतनी संभावना है, रिसोर्सेस है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, पर हमारा देश गरीब है। इसका कारण यही है कि गलत आर्थिक नीतियाँ, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज़, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप। और हमने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। आज उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री में इतना बड़ा हो जाएगा अगर ये जलमार्ग गंगा का शुरू हो जाएगा। देखो, किसानों के खेती के लिए पानी मिलेगा, फिशरमैन के लिए फिशरीज़ का व्यवसाय शुरू हो जाएगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा पानी पर, ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा, और जलमार्ग शुरू होने से माल मातुक शुरू हो जाएगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर है, और दुर्भाग्यवश पुरानी सरकार ने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया है। खैर, हमें मौका मिला है काम करने का, तो पुराने लोगों ने किया नहीं किया इसमें जाने के बजाय हम उसको पूरा करें। और मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग हमारी ग्रोथ रेट को 11% के ऊपर ले जाए, जो एक समय 4.25% यूपीए के कार्यकाल में था, और अभी 7, 7.25, 7.5% है। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि मेरा डिपार्टमेंट 2 साल के अंदर 3% जीडीपी ऐड करेगा, और देश के विकास के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा, जिससे देश आगे जाएगा। और मुझे लगता है कि ये सपना हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। नितिन गडकरी जी का कहना है कि आने वाले वक्त में इनके मंत्रालय का किया हुआ काम भारत की अर्थव्यवस्था के बदले हुए आंकड़ों में साफ दिखाई देगा। हम बात करेंगे ये भी कि आम जनता को लगता है कि सड़क उनके लिए बड़ी सुरक्षित नहीं है। सड़क हादसे जो लगातार हो रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से सोचते हैं नितिन जी इसको दूर करने के लिए आने वाले वक्त में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं।
नीचे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी से। नितिन जी, सड़कों पर हादसे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, वो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। रोड सेफ्टी बिल संसद में लंबित पड़ा है। आपको क्या लगता है, कब तक आप इस बिल के माध्यम से लोगों को ये जो सड़कों पर हादसे हो रहे हैं उससे निजात दिला पाएंगे या उस तरफ कुछ कर पाएंगे आप? देखिए, बात सच है कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हमारे देश में होते हैं। स्वीडन में भी साल भर में एक ही एक्सीडेंट हुआ। हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, और मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी का काम है कि ये लोगों की जान कैसे बचाए। बहुत कठिन काम है। अब हमने एक्सीडेंटल स्पॉट्स को ब्लैक स्पॉट्स के रूप में आइडेंटिफाई किया है, और करीब 730 स्पॉट्स के लिए हम 26,000 करोड़ की हमने प्रोविज़न की है। हम नेशनल हाईवे के ब्लैक स्पॉट्स निकाल कर उसको सुधार रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि कम से कम हमारे रेजिम में ये 1.5 लाख लोगों की जो मृत्यु हो रही है, इसको 50% तो हम उनकी जान बचाएंगे। क्या आपको लगता है हाईवेज जब हमारे यहाँ बनते रहे हैं उस समय ये ध्यान नहीं दिया जाता रहा है? देखिए इसमें रोड इंजीनियरिंग की भी प्रॉब्लम्स है, ड्राइविंग लाइसेंस के भी प्रॉब्लम्स है, मोटर व्हीकल की भी प्रॉब्लम्स है। हम सब बातों पर सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग एक बात जरूर है कि कानून को भी लाने से इसके कारण ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम्स होगी, कैमरे लगेंगे, तो ड्राइविंग लाइसेंस के सिस्टम में कंप्यूटर परीक्षा रहेगा, कंप्यूटर फेल या पास डिक्लेयर करेगा। बहुत से अच्छे सुधार ला रहे हैं, और मुझे लगता है इसके कारण निश्चित रूप से परिणाम होगा। और अभी हमने तय किया है कि हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में 1% कॉस्ट हम रोड सेफ्टी पर खर्चा करेंगे, और 1% कॉस्ट हम पेड़ लगाने के लिए खर्चा करेंगे। तो दोनों को पकड़ के हमारे पास 5-5 हज़ार करोड़ रुपए होंगे, और ये काम से हम लोग काफ़ी सुधार कर पाएंगे, और इससे स्थितियाँ बदलेगी, ऐसा मुझे लगता है। रोड सेफ्टी बिल आपको क्या उम्मीद लगती है, कब तक संसद से आप लोग पास रोड सेफ्टी बिलों में, और उससे कितनी चीजें रुकी हुई हैं आपके अभी ऐसा है कि हमने यूनुस खान करके राजस्थान के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मंत्रियों की कमेटी अपॉइंट की है, और मैंने उनको कहा कि आप इसको पढ़िए, आप देखिए और मुझे सिफारिश करिए। वो कमेटी मुझे जो रिपोर्ट देंगी उसके आधार पर हम बिल तैयार करके फिर हम लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये बिल मंजूर होगा। नितिन जी, देश की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे जल का एक संकट है, आप बात कर रहे हैं वाटरवेज को विस्तार देने का, नदियों में पानी नहीं है, राज्यों में पानी की किल्लत है, सूखे से देश के कई राज्य पीड़ित हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि मतलब आप तो इनोवेशंस के भी प्रशंसक रहे हैं और बहुत बढ़ावा देते हैं, कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, पानी की कमी नहीं है। हमारे देश में जितने बरसात का पानी आता है उससे 70% पानी समुद्र में बह जाता है, 15 से 20% पानी लेक और डैम में जाता है, और 15 से 20% पानी ज़मीन में कॉन्जर्वेशन होता है। अगर हमने ये जलमार्ग बना है तो 3 मीटर का ड्राफ्ट
और 45 मीटर विड्थ, ये हम लोग साल भर मेंटेन करने वाले हैं। तो आजू बाजू के गाँवों को पानी मिलेगा, फिर इससे वाटर कंजर्वेशन होगा तो आसपास के 15-20 किलोमीटर के क्षेत्रों में पानी मिलेगा, फिर खेती को पानी मिलेगा, फिर फिशरमैन को फिशिंग का व्यवसाय होगा, फिर टूरिज्म बढ़ेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, कॉस्ट कम होगी, बाजू में इंडस्ट्री आएगी, गोडाउन्स आएंगे, विकास होगा। तो मुझे लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए तो अभी जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हमने ब्रिज कम बंधारा बनाया, हर ब्रिज को बंधारा बनाया तो वहाँ 15-15, 20-20 किलोमीटर पानी है। फिर ब्रिज कम बंधारा तो एग्जिस्टिंग ब्रिज को बंधारा में रूपांतरित करने का सोचते हैं। अब एक रबर डैम है और रबर में हवा भरते हैं और वो डैम से पानी अड़ा देते हैं। अभी आंध्र प्रदेश में 1 जगह 2 जगह बना है। तो अब देश में नए नए प्रयोग करके हमने जो बहते हुए समुद्र में जाने वाले पानी को हमने रोकना चाहिए। मैं बहुत बार कहता हूँ कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। तो अगर ये वाटर कंजर्वेशन बढ़ेगा तो मुझे लगता है चित्र बदल जाएगा और पानी ये प्राथमिकता है। और हमारी सरकार ने इस बार जो AIBP में जो राष्ट्रीय प्रकल्प थे उसके लिए 4 साल में 80,000 करोड़ रुपए दिए हैं 89 प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। उससे 50 लाख हेक्टेयर ज़मीन पानी के नीचे आएगी। दूसरा, डैम पूरा होता है पर कैनॉल नहीं होते, उसके लिए प्रधानमंत्री सिंचन योजना बनाई, इसके लिए 20,000 करोड़ की प्रोविजन की है। और हमारी सरकार गाँवों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि ये कार्य, इसके कारण देश में सिंचाई बढ़ेगी और देश की तस्वीर बदल जाएगी। हाईवेज की जब हम बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, सड़कों का जो रखरखाव जो है, गुणवत्ता की जो बात है, उस पर आपको क्या लगता है, उस पर कुछ किए जाने की ज़रूरत लगती है? हमने इस बार तो सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने का तय किया है तो 100 साल खड्डा ही नहीं होगा कभी। मैं ऐसे रोड बनाऊंगा, आप चिंता ही मत करिए। आपको तो मतलब आने वाले समय में भारत के लोगों को जो सड़कें बनेंगी उसमें मुंबई और पुणे के बीच में मैंने एक एक्सप्रेस हाईवे निर्माण किया है। उसमें 160 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी दौड़ रही थी, तब मैंने उसमें चाय पी के थर्मास से लेकर पी सका, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। ऐसे अच्छे क्वालिटी के रोड बनाएंगे, कोई धक्के नहीं लगेंगे आप। तो ये थे नितिन गडकरी, जिनका कहना है कि आने वाले वक्त में सड़कों, राजमार्गों और यही नहीं वाटरवेज में जिस तरह से आगे प्रगति होगी वो रोजगार तो उपलब्ध कराएगा ही, लेकिन जितना कोस्ट लाइन है, करीब 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है भारत का, उसमें पूरी तस्वीर बदल जाएगी आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, DD न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू।